नमस्कार। आज हम जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की एक अहम बारीकी पर बात कर रहे हैं। खास तौर पर सप्लाई पूरी होने के बाद जो डिस्काउंट मिलते हैं उनका टैक्स पर क्या असर पड़ता है। हमारे पास है जीएसटी कानून का सेक्शन 15(3)(b क्रेडिट नोट्स पर जानकारी, और हाँ, हाल ही में सरकार के कुछ जरूरी सर्कुलर भी आए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। आज हम देखेंगे कि बिजनेस पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के टैक्स एडजस्टमेंट और खासकर आईटीसी रिवर्सल को कैसे संभालते हैं और इन नए नियमों से क्या बदला है। तो जीएसटी में टैक्सेबल वैल्यू तय करना, खासकर जब बाद में डिस्काउंट दिया जाता है, ये थोड़ा उलझा हुआ मामला हो सकता है। सेक्शन 15(3)(b इसी बारे में है, ठीक कहा ना मैंने? ये सेक्शन असल में क्या कहता है, क्या शर्तें हैं इसके? बिल्कुल, सेक्शन 15(3)(b इसी चीज को साफ करता है, मतलब किन शर्तों पर सप्लाई के बाद वाला डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू से घटाया जा सकता है। इसमें देखिए दो मुख्य शर्तें हैं। अच्छा, पहली शर्त यह है कि डिस्काउंट का जिक्र सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पर जो एग्रीमेंट हुआ हो उसमें होना चाहिए। और वो डिस्काउंट सीधे उस सप्लाई के इनवॉइस से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये हुई पहली शर्त। और दूसरी, जो शायद ज्यादा अहम है? हाँ, दूसरी शर्त, और ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो माल या सेवा लेने वाला है यानी रेसिपिएंट, उसने उस डिस्काउंट से जुड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को रिवर्स कर दिया हो। अच्छा, मतलब खरीदार ने डिस्काउंट पर मिले टैक्स फायदे को वापस कर दिया हो। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि सरकार को टैक्स का नुकसान ना हो। सीधी सी बात है, जब सप्लायर अपना आउटपुट टैक्स कम करेगा तो खरीदार को भी उस पर मिला क्रेडिट वापस करना होगा, तभी हिसाब बराबर बैठेगा। तो पहले ये सप्लायर की जिम्मेदारी थी कि वो साबित करे कि खरीदार ने आईटीसी रिवर्स किया है, और इसके लिए जून 2024 में एक सर्कुलर आया था, नंबर 212, जिसने एक तरीका बताया था। वो क्या था? सही कहा आपने, सर्कुलर 212 ने यही रास्ता बताया था। उसने कहा कि सप्लायर को खरीदार से एक सबूत लेना होगा। अगर डिस्काउंट पर जो टैक्स जुड़ा है, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी मिलाकर, वो एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट जरूरी था। और 5 लाख तक? हाँ, अगर रकम 5 लाख या उससे कम है तो खरीदार का सेल्फ अंडरटेकिंग, मतलब एक स्व घोषणा पत्र ही काफी था। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर कोई सीधा तरीका नहीं था ये देखने का कि आईटीसी रिवर्स हुआ या नहीं। लेकिन इसमें दिक्कतें भी आ रही थी शायद प्रैक्टिकल लेवल पर। हाँ, बिल्कुल, व्यवहार में सप्लायर्स को खरीदारों से ये सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग लेने में काफी परेशानी होती थी। इसमें काफी समय लगता था और कंप्लायंस का बोझ बढ़ गया था। समझ गई। तो अब इसमें कुछ नया हुआ है, कुछ बदला है हाल में? जी हाँ, यही जानना जरूरी है। 1 अक्टूबर 2025 को सरकार ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, नंबर 2531022025 जीएसटी। और इस नए सर्कुलर ने जून 2024 वाले सर्कुलर यानी नंबर 212 को पूरी तरह से वापस ले लिया है, विड्रॉ कर लिया है। अच्छा, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ बिजनेस के लिए, टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए? इसका सीधा मतलब यह है कि अब सप्लायर को आईटीसी रिवर्सल के सबूत के तौर पर वो सीए/सीएमए सर्टिफिकेट या खरीदार से सेल्फ अंडरटेकिंग लेने की कानूनी जरूरत नहीं है। तो क्या सप्लायर की जिम्मेदारी कम हो गई, प्रक्रिया आसान हो गई? देखिए, सर्टिफिकेट की जरूरत हटने से यकीनन कागजी काम कम हुआ है, अनुपालन का बोझ हल्का हुआ है, ये तो राहत की बात है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है समझना, सेक्शन 15(3)(b की जो मूल शर्त है कि खरीदार आईटीसी रिवर्स करे, वो शर्त अभी भी वैसी की वैसी ही लागू है। ओ, मतलब कानून नहीं बदला, सिर्फ सबूत जमा करने का तरीका हटा दिया है। बिल्कुल सही। अब सप्लायर को सर्टिफिकेट तो नहीं लेना, पर उन्हें किसी और तरीके से ये पक्का करना होगा कि भाई खरीदार ने आईटीसी रिवर्स कर दिया है। लेकिन बिना सर्टिफिकेट के सप्लायर ये पक्का कैसे करेगा? क्या इसमें सप्लायर का रिस्क बढ़ नहीं गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, जोखिम तो है। अगर सप्लायर ने क्रेडिट नोट जारी करके अपनी टैक्सेबल वैल्यू कम कर दी, लेकिन खरीदार ने आईटीसी रिवर्स नहीं किया, तो डिपार्टमेंट सप्लायर से वो टैक्स मांग सकता है। तो अब सप्लायर्स को शायद आपसी बातचीत के रिकॉर्ड्स, ईमेल या अपने इंटरनल ऑडिट पर ज्यादा भरोसा करना होगा। और खरीदार पर भी तो असर पड़ेगा अगर वो रिवर्स ना करे। बिल्कुल, अगर खरीदार गलत आईटीसी क्लेम करता है या रिवर्स नहीं करता, तो उस पर भारी पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 122 में तो क्लेम की गई क्रेडिट का 100% या 10,000 रुपए, जो भी ज्यादा हो, वो पेनल्टी है। और साथ में सेक्शन 50 के तहत ब्याज भी लग सकता है, जो 24% सालाना तक जा सकता है। बाप रे! तो मतलब सप्लायर और खरीदार के बीच क्लियर कम्युनिकेशन और सही रिकॉर्ड रखना अब पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। जी हाँ, आपसी तालमेल बहुत अहम है।
अच्छा, ये भी सुना है कि भविष्य में शायद प्रक्रिया और भी आसान हो सकती है। सितंबर 2025 की जीएसटी काउंसिल बैठक में कुछ बात हुई थी। हाँ, ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है। 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में सेक्शन 15(3)(b की जो पहली शर्त है, यानी डिस्काउंट का प्री एग्रीमेंट में होना, हाँ। उस शर्त को ही हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो? अगर ये बदलाव लागू होता है तो सप्लाई के बाद तय होने वाले डिस्काउंट को भी टैक्सेबल वैल्यू से घटाना आसान हो जाएगा। इससे बिजनेस को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, खासकर जैसे वॉल्यूम डिस्काउंट या डायनेमिक प्राइसिंग के मामलों में। हाँ। पर हाँ, ये अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, कानून में बदलाव होना अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि जीएसटी में पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और आईटीसी रिवर्सल के नियम कैसे काम करते हैं और कैसे हाल के सर्कुलर ने सर्टिफिकेट की जरूरत हटाकर थोड़ी राहत दी है, लेकिन सप्लाई की जो मूल जिम्मेदारी है वो अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, निचोड़ यही है कि सप्लायर को डिस्काउंट का टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो पक्का कर ले कि खरीदार ने अपना आईटीसी रिवर्स कर दिया है। प्रक्रिया आसान होने का मतलब ये नहीं है कि नियमों को हल्के में लिया जाए। सतर्कता जरूरी है, दोनों के लिए, सप्लायर और खरीदार। इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर उठता है मेरे मन में, क्या सिर्फ ये सर्टिफिकेट की अनिवार्यता हटाना काफी है या असल जरूरत जीएसटी पोर्टल पर ही एक ऐसे सिस्टम की है जिससे सप्लायर और टैक्स अधिकारी दोनों आसानी से ये वेरीफाई कर सकें कि हाँ, आईटीसी रिवर्सल हो गया है। ये सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी इस प्रक्रिया